स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हिंदी ए 10 क्लास का हिंदी ए का जो एग्ज़ाम है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 9 तारीख को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में बैठने से पहले ये वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन यहाँ से हटकर शायद ही एक आध दो क्वेश्चन रहेगा, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आपको मिलेगा। तो MCQ भी देखेंगे और लिखित वाला क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि ये आखिरी वीडियो होगा। इसी वीडियो से आपका हिंदी का मार्क्स डिसाइड होगा, इसलिए ज़रूर से ज़रूर पूरा देखिएगा, है ना। टाइम निकाल के एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। रात में ही देखिए, दिन में देखिए, कभी भी देखिए, लेकिन एग्ज़ाम में बैठने से पहले एक बार देख लीजिए, वरना फिर बाद में पछताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्षितिज भाग 2 काव्य खंड से शुरू करते हैं। सूरदास का पद है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बहुविकल्पिक क्वेश्चन MCQ है। पद कविता के कवि कौन है? तो देखिए, सुनते जाइएगा तो क्या होगा कि याद भी होते जाएगा। इसे पढ़ पे ज़्यादा याद नहीं होता, लेकिन सुनने से ज़्यादा याद होता है। तो आप क्वेश्चन को जैसे जो याद होगा उसको अपने से भी आंसर अपने से बोलते जाइए, जो याद नहीं होगा उसको सुनते जाइए, या सुन के याद कीजिए, ठीक है। पद कविता के कवि कौन है? तो पद कविता की कवि सूरदास है। बड़भागी किसे कहा गया है? तो बड़भागी उद्धव को कहा गया है। गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार डूबी रहती हैं? जैसे चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती है वैसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो इसमें दो आंसर है। पहला सही है कमल के पत्तों से, और दूसरा तेल के गागर से। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो चौथा ऑप्शन लगाइएगा, 1 और 2 दोनों। तीन ही लय सौंपों पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो जिनका मन चक्री के समान चंचल है उसकी ओर संकेत किया गया है। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने मन को कैसा बताया है? तो गोपियों ने अपना मन को स्थिर बताया है। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर साफ ना दिख रहा हो तो, ठीक है। मथुरा जाते समय श्री कृष्ण गोपियों का क्या लेकर गए? तो मन लेकर गए। गोपियों को क्या मन लेकर गए उनका। गोपियाँ राजधर्म की बात किससे कहती है? तो उद्धव से कहती है। गोपियाँ के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म, देखिए, राजा किसी भी स्थिति में प्रजा को नहीं सताता है, प्रजा की दुखी नहीं करता, प्रजा की रक्षा करता है। तो तीनों का तीनों सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें सभी। उद्धव द्वारा दी गई योग संबंधी शिक्षा को गोपियाँ कैसे बताती है? तो इसको कड़वी ककड़ी के समान बताती है। चौथा ऑप्शन होगा। कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है? तो मन को वापस लेना चाहती है। अगला है, गोपियाँ श्री कृष्ण को किसके समान मानती है? तो हारिल की लकड़ी के समान। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का पालन नहीं किया? तो प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने। गोपियों द्वारा उद्धव को बड़भागी कहने का क्या कारण है? तो कृष्ण के समीप रहकर भी निर्गुण की बात करना, इसलिए उसको बड़भागी कहा गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण अपने किस कार्य द्वारा उन पर अन्याय कर रहे हैं? तो योग का संदेश भिजवाकर उन पर अन्याय कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन होगा। गोपियाँ स्वयं को क्या मानती है? तो स्वयं को अबला मानती है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कमल के पत्ते व जल का उदाहरण निम्नलिखित में से किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, ये दूसरा ऑप्शन होगा। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? तो गोपियों की तुलना की गई है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गया? तो गोपियों का मन चुरा ले गया। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। 1478 याद रखिएगा। सूर सागर में लगभग कितने पद है? तो सूर सागर में लगभग 500 पद है। निम्नांकित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरदास की रचना साहित्य अमृत नहीं है, बाकी सब सूरदास की रचना है। इसमें सूरदास की काव्य भाषा क्या है? तो सूरदास का काव्य भाषा ब्रज भाषा में वो कविता लिखते थे। गोपियों का अन्य प्रेम किनके प्रति है? तो कृष्ण के प्रति है। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में रूपक अलंकार है ना, रूप का बात हो रहा है। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए? तो मथुरा चले गए। गोपियों को कृष्ण का व्यवहार कैसा प्रतीत होता? तो छलपूर्ण प्रतीत होता, दूसरा ऑप्शन होगा। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो राजनीति। नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन कृष्ण को कहा गया है, ठीक है।
अगला प्रश्न है उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो उद्धव योग संदेश लेकर आए थे। गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पांव नहीं डुबोया है? तो गंगा नदी में, ठीक है, गंगा में। सूरदास ने मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो उद्धव के लिए किया है, ठीक है। तो ये 32 क्वेश्चन ये सूरदास का कवि से पहला से है। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला, ये दोहा है उत्साह, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी देख लेते हैं फटाफट। उत्साह कविता के कवि कौन है? तो उत्साह कविता के कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता में कवि बादलों से क्या आग्रह कर रहा है? तो बरसने का आग्रह कर रहा है। कवि के अनुसार बादलों के भीतर क्या छिपा हुआ है? तो बादलों के बिजली की कड़क छिपी हुई है। कवि के ने बादलों को किसके समान सुंदर बताया है? तो केसों के समान। कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो कवि से की है तुलना। उत्साह कविता के आधार पर बताइए कि संसार के सभी प्राणियों की स्थिति कैसी है? तो गर्मी के कारण बेचैन और उदास है। कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल करने का आग्रह किससे कर रहा है? तो बादलों से कर रहा है। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? तो अज्ञात दिशा से आने वाले कहकर पुकारा है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन पर किसकी विकलता और उदासी को सूचित किया गया है? तो उदास प्राणियों की। अगला प्रश्न है उत्साह कविता में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? तो उन्मन शब्द उदासी भाव का सूचक है। कवि ने बादलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? तो नवजीवन वाले विशेषण का प्रयोग किया है। कवि बादलों से किस प्रकार बरसने का आग्रह कर रहा है? तो आकाश को घेर कर बरसने का आग्रह कर रहा है, तीसरा ऑप्शन होगा। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है? तो बाल कल्पना। कवि ने तप्त धरा के माध्यम से किस ओर संकेत किया है? तो जन सामान्य की पीड़ा की ओर संकेत किया है। कवि ने बादलों को क्या कहकर संबोधित किया है? अनंत के घन कहकर संबोधित किया है। किसका मन विकल है? किसका मन विकल है? तो संसार के सभी प्राणी का मन विकल है, ठीक है। उसके बाद है कवि के अनुसार बादल कहाँ से आ रहे हैं? तो कवि का अनुसार बादल अनजान दिशा से आ रहे हैं। कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो धरती को शीतल करने का अनुरोध कर रहा है। निराला नाम से कौन कवि विख्यात है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नाम से विख्यात है ना। निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी को ही निराला कहा जाता है। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, यह पंक्ति किस कविता की है? तो उत्साह कविता की है। कवि बादल में किसका स्वर सुनता है? तो क्रांति का स्वर सुनता है। कवि के अनुसार किसके केस सुंदर काले और घुंघरेले हैं? तो बादल के। धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बादल के लिए प्रयुक्त हुआ है धराधर। कवि किसके गरजने के लिए, किसे गरजने के लिए कह रहा है? तो बादल से गरजने को कह रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, अट नहीं रही है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। अट नहीं रही है कविता के कवि कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी, जिसको निराला कहा गया है। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बताएं कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है? तो फागुन, वसंत ऋतु में। अट नहीं रही है कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? तो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। फागुन के आगमन से पेड़ों की डालियों का स्वरूप किस तरह का हो गया है? तो डालियां पत्ती से भर गया है, पत्तियों से भर गया है ना, पत्तों से। अट नहीं रही कविता पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? तो पहला दूसरा दोनों ऑप्शन होगा, मतलब सब जगह सुंदरता फैली हुई है, रंग बिरंगे फूल पत्ते छा गए हैं, तो ये दोनों बात कहना चाह रहा है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, एक और दो दोनों। अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? तो फागुन की सुंदरता फैली हुई है। कवि की आंखें किसकी ओर से नहीं हट पा रही है? तो प्राकृतिक सुंदरता की ओर से नहीं हट पा रही है, तीसरा ऑप्शन होगा। अगला है फागुन आते ही वन उपवन में क्या परिवर्तन होने लगता है? तो पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, तीसरा ऑप्शन है सही। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि फागुन का सौंदर्य अनूठा है, पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, वन के वैभव में क्या क्या कूट कूट कर भरा है? तो वन के वैभव में शोभा एवं सौंदर्य कूट कूट के भरा है। फागुन अन्य ऋतुओं से किस प्रकार भिन्न होता है? तो सुहावने मौसम के कारण भिन्न होता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, पंक्ति में किसकी विशिष्टता व्यंजित हुई है? तो फूलों की, है ना, फूलों की। अगला प्रश्न है फागुन मास में कैसी हवाएं चल रही है? तो मादक हवाएं चल रही है। फागुन मास के कारण लोगों के चेहरे पर क्या है? तो खुशी है ना।
किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? तो फागुन महीने में। ठीक, तो ये रहा इसका। अब देखते हैं नागार्जुन का यह दंतुरित मुस्कान, इसका क्वेश्चन आंसर। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन है उनका कवि, नागार्जुन ने इसको लिखा है। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित है? तो यात्री के नाम से है ना, मैथिली में यात्री के नाम से प्रतिष्ठित। यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर बताएं कि बच्चे की मुस्कान किसे पिघालने में समर्थ है? तो कठोर व्यक्ति के मन को भी पिघाल देते हैं बच्चे की मुस्कान, है ना। झोपड़ी में कमल खिलने का क्या तात्पर्य है? गरीबी में भी आनंद की अनुभूति होना, झोपड़ी में कमल खिलना मतलब, है ना। यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी मुस्कान की विशेषता का वर्णन किया गया है? तो बाल शिशु की, यानी छोटे बच्चों की। यह दंतुरित मुस्कान कविता के अनुसार शिशु का शरीर कैसा है? तो धूल से सना हुआ, है ना, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है बच्चों के स्पर्श मात्र से क्या परिवर्तन हुआ? तो शेफालिका के फूल झरने लगे, शेफालिका के फूल झरने लगे। कवि को अपलक कौन निहार रहा है? तो अबोध शिशु। नन्हे बच्चे का कवि से परिचय किसने कराया? तो शिशु की मां ने परिचय कराया। बच्चे द्वारा कवि को ना पहचान पाने का क्या कारण था? तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बच्चा कवि को पहली बार देख रहा था, बच्चा कवि से पूर्णतः अपरिचित था, और कवि प्रथम बार बच्चे से भेंट कर रहा था, है ना। तो सभी बात सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। यदि बच्चे की माँ माध्यम ना बनती तो कवि क्या नहीं देख पाता? तो नए नए दांत निकलने वाले शिशु की मुस्कान नहीं देख पाता। अनिमेष का क्या अर्थ है? तो अनिमेष का अर्थ होता है एकटक दिखना। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो वह कवि को अपलक देखने लगा, है ना, मतलब एकटक देखने लगा उसको। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात पंक्ति में कमल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो बच्चों के लिए, है ना, बच्चे के लिए। शिशु को मधुपर्क का नाम पान कौन करता है? तो माँ करता है। बच्चा कवि को कैसे देख रहा है? तो बच्चा तिरछी नज़र से देख रहा है। कठिन पाषाण के पिघलने से क्या अभिप्राय है? तो कठोर हृदय वाले व्यक्ति का विनम्र बनना, चौथा ऑप्शन होगा। कवि बच्चे का किससे संपर्क ना होने की बात कर रहा है? तो स्वयं से। यह दंतुरित मुस्कान कविता में किसकी आंखें चार होने की बात कही गई है? तो कवि और बच्चे की, और बच्चे और माँ की। तो दोनों ऑप्शन सही हो, अच्छा पहला ऑप्शन सही होगा, है ना, कवि और बच्चे की, पहला ऑप्शन सही है। किसकी अंगुलियां शिशु को मधुपर्क का पान कराती है? तो बच्चे की माँ की अंगुलियां। ठीक है। शिशु का प्रथम गुरु कौन होता है? तो माँ होता है। बच्चों का प्रथम गुरु माँ है। नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? तो कमल की तरह। कवि किसके थकने की बात कह रहे हैं? तो शिशु के। कवि किसकी माँ को धन्य कह रहा है? तो नव शिशु के माँ को, है ना, नए शिशु को। उसके बाद नागार्जुन का एक और कविता फसल से क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प को चुने। फसल कविता की कवि कौन है? तो नागार्जुन है। फसल के उगने में किसका योगदान रहता है? तो इनमें सभी अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम होता है, नदियों का जल होता है, खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का, मतलब सभी का होता है। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें सभी। कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा से क्या अभिप्राय है? तो किसानों के शारीरिक परिश्रम द्वारा फसल निर्माण से उसका अभिप्राय है। एक ही नहीं दो के नहीं पंक्ति की आवृत्ति क्यों की गई है? तो सामूहिकता के भाव को प्रकट करने के लिए की गई है, पहला ऑप्शन होगा। फसल के पैदावार किसके जादू के कारण होता है? तो तीसरा ऑप्शन होगा, नदियों के पानी द्वारा होता है। अगला, फसल किसका बदला हुआ रूप है? तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो मनुष्य के शारीरिक परिश्रम का फल, प्रकृति के सहयोग का फल। तो दोनों ऑप्शन सही होगा, पहला और ऑप्शन दोनों सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। हाथों के स्पर्श की महिमा पंक्ति में निहित भाव क्या है? तो फसल सामूहिक परिश्रम का फल है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। वायु का योगदान किसे विकसित करने में सहायता होती है? तो फसल को विकसित करने में। अगला है, निम्नांकित में से क्या फसल को उपजाने के लिए आवश्यक कारक तत्व नहीं है? तो ओलावृष्टि यानी पत्थर जो गिरता है वो नहीं है, है ना, फसल उगाने के लिए आवश्यक। फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय में अवगत कराया है? तो फसल निर्माण से अवगत कराया है। कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? तो हाथ के स्पर्श की महिमा बताया है। फसल वस्तुतः किसके सहयोग का परिणाम है? तो प्रकृति और मनुष्य के सहयोग का परिणाम है। फसल को निरकना कौन सिखाता है? तो निरकना हवा सिखाता है। ठीक है। फसलों में
किसकी मेहनत छिपी है? तो किसानों की मेहनत छिपी है। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पुष्ट हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नदियों, है ना, नदियों से। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो फसल को कहा गया है, ठीक है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। कवि के अनुसार फसलें किनका बदला हुआ रूप है? तो सूर्य के किरणों का है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्षितिज भाग 2 गद्य खंड में, ठीक है। नेताजी का चश्मा, यानी कहानी वाला में आते हैं। अब स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश द्वारा। तो नेताजी का चश्मा लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है? तो कहानी है ये, ठीक है। अगला है नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मूर्ति बनाने का अवसर किसे दिया गया? तो स्थानीय कलाकार को। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि मोतीलाल जी ने मूर्ति बनाने का कार्य कब पूरा करने का विश्वास दिलाया? तो महीने भर में, है ना। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, नेताजी का चश्मा पाठ के में देशभक्त किसे कहा गया है? तो कैप्टन चश्मे वाले को। नेताजी के चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि हवलदार साहब किसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए? तो हवलदार साहब कैप्टन चश्मे वाले को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताए कि कैप्टन देखने में कैसा था? तो बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा। तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। पान वाला किस बारे में बात करने को तैयार नहीं था? तो कैप्टन के बारे में। हवलदार साहब को पान वाले की कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? तो एक देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था, वो बात अच्छी नहीं लगी। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि कस्बे से गुजरते हुए हवलदार साहब किसकी मूर्ति को ध्यान से देखते थे? तो नेताजी के मूर्ति को ध्यान से देखते थे। मूर्ति को देखकर हवलदार साहब के मन में कैसे भाव उठते थे? तो कौतुक और प्रफुल्लता के भाव उठते थे, है ना। हवलदार साहब के मन में कौतूहल और प्रफुल्लता के भाव क्यों उठते थे? तो बदलते चश्मों को देख करके। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? तो कैप्टन करता था। कंपनी के काम के सिलसिले में हर 15वें दिन कस्बे में कौन गुजरता था? तो हवलदार साहब गुजरते थे कस्बे से। कस्बे और चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी? तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। कैप्टन को क्या अच्छा नहीं लगता था? नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर उसको अच्छा नहीं लगता था। बच्चों द्वारा मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाया गया था? तो सरकंडे का। नेताजी का चश्मा पाठ के माध्यम से लेखक ने पाठकों को क्या संदेश दिया है? तो देशभक्ति के भावना का संदेश दिया है। क्या देखकर हवलदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैली? तो पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देख करके उसके अंदर मुस्कान हुई। कैप्टन के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो उपेक्षा की भावना थी। हवलदार साहब दुखी क्यों थे? तो कैप्टन की मृत्यु से दुखी थे। नेताजी चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि किसका सम्मान करना चाहिए? तो देशभक्तों की सम्मान करनी चाहिए, ठीक है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? तो ये है पान वाला। देशभक्तों का अनादर करता, आदर नहीं करता था। वे लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? वे लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल। यह शब्द किसने कहा था? पान वाले ने। अगला है ड्राइवर मास्टर का क्या नाम था? ड्राइवर मास्टर का नाम मोतीलाल था। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? संगमरमर की बनी थी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो 2 फुट थी। अगला है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? तो चश्मा नहीं था, है ना। चश्मे वाले को लोग किस नाम से जानते हैं? तो कैप्टन के नाम से जानते थे, ठीक। तो ये 29 क्वेश्चन उसका रहा। उसके बाद अगला कहानी है राम वृक्ष बनेपुरी का बाल गोविंद भगत। इससे क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक कौन है? तो लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला है बाल गोविंद भगत किनको साहब मानते थे? तो कबीरदास को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कौन थे? तो साधु थे ये, ठीक है, साधु थे। भगत के संगीत के जादू का प्रभाव किस किस पर पड़ा था? तो इनमें सभी, किसानों पर, आसपास खेलते बच्चों पर, मेड़ पर खड़े औरत पर, तो सबके, है ना। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें सभी। बाल गोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया है? तो जादू कहा गया है। भगत के संगीत को सुनकर हलवाहों पर क्या प्रभाव पड़ता था? तो हलवाहे के पैर ताल से उठने लगते थे, है ना। अगला है भगत अपने संगीत का प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या करते थे? तो स्वर को ऊंचा नीचा करते थे, है ना। बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब आरंभ हो जाती थी? तो कार्तिक महीने में। अगला है रसमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो सभी काम, है ना। कूस की चटाई पर बैठे थे, काली कमली ओढ़ी थी, पूरब दिशा की ओर मुंह करके गा रहे थे। तो सभी होगा, इनमें से सभी चौथा होगा। बाल गोविंद भगत की प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर कब तक चलती थी? तो फागुन मास तक।
फागुन महीना तक चलती थी। मैं जाड़े से कम कपा रहा था में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लेखक के लिए प्रयुक्त हुआ है। बाल गोविंद भगत के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी? तो बहू ने मुखाग्नि दी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो जब उसके एकलौते बेटे की मृत्यु हुई उस दिन। बेटे की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत ने पुतोह को क्या करने के लिए कहा? तो उत्सव मनाने के लिए कहा, है ना, रोने के लिए नहीं कहा, उत्सव मनाने के लिए। बाल गोविंद भगत अपने बेटे से अधिक प्यार इसलिए करते थे क्योंकि वह सुस्त तथा कम बुद्धि वाला था, इसलिए ज़्यादा प्यार करते थे। बाल गोविंद भगत ने पुतोह से बेटे की मृत शरीर को मुख अग्नि इसलिए दिलवाई क्योंकि सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ना चाहते थे, इसलिए पुतोह से यानी अपने बहू से अग्नि दिलवाया, है ना। आषाढ़ माह में के महीने में बाल गोविंद भगत क्या कार्य करते थे? तो धान की रोपाई करते थे। भगत गृहस्थ होते हुए भी वस्तुतः क्या थे? तो साधु थे। बाल गोविंद भगत ने पुतोह के भाई को क्या आदेश दिया? तो पुतोह के पुनर्विवाह का, यानी फिर से पुतोह या उसका हस्बैंड तो मर गया तो फिर से उसको शादी करने का उसका भाई को सलाह आदेश दिया। बेटे की श्रीधा अवधि पूरी होने पर भगत ने किसे बुलाया? तो पुतोह के भाई को बुलाया। बाल गोविंद भगत का कौन सा निर्णय अटल था? तो पुतोह को उसके भाई के साथ भेजने का निर्णय अटल था। उसके भाई के साथ पुतोह को भेज दिया और दूसरे शादी करने को कह रहा था, है ना। मृत्यु की पूर्व संध्या पर लेखक को बाल गोविंद के गीत का स्वर कैसा लगा? तो बिखरा हुआ लगा। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? तो कबीर पंथियों जैसी थी। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर आधारित मुग्ध थे? तो मधुर गान पर। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? तो ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता था। लेखक होली लोही किसे कहा है? तो प्रातःकाल की लालिमा को लोही कहा है। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो खेतीबाड़ी करना। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे? खंजड़ी बजाया करते थे। भादों की रात कैसी है? तो अंधेरी होती है। भादों की रात अंधेरी होती है। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो मंझोला था। खेतों में बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे उछल रहे थे। बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ पैदा होता उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट कर देते थे? तो कबीर पंथी मठ में सबसे पहले उस फसल को भेजते थे। अगला है, भगत पुत्र की मृत्यु पर पुतोह को क्या करने के लिए कह रहे थे? तो रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो सुस्त था। तो ये सब क्वेश्चन था। उसके बाद अगला बुक कृतिका में आते हैं, पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2। तो माता का आंचल शिव पूजन सहाय दोबारा लिखा हुआ, तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो शिव पूजन सहाय। माता का आंचल पाठ का नायक कौन है? तो भोलानाथ उसका नायक है। भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं? तो खेल के साथियों को देखकर। भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते हैं? तो दिया सलाई की डिबियों से बनाते हैं। भोलानाथ और उसके साथी निम्न में कौन सा खेल नहीं खेलते थे? तो क्रिकेट नहीं खेलते थे ना, बाकी ये सब खेलते थे। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? तो मोट खींचते थे। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा कहकर किसको चिढ़ाया था? तो मूसन तिवारी को चिढ़ाया था, ना। मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था? तो चिड़ियों का झुंड चल रहा था। लड़के और खाली स्थान पराई पीर नहीं समझते। तो लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। जल भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया, उस समय उसकी माँ क्या कर रही थी? तो चावल साफ कर रही थी। जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर उस समय चावल साफ कर रही थी। माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया? तो पीसी हुई हल्दी लगाए। माता का आंचल पाठ में लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ा था? तो अपने पिता से। लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था? तो कुश्ती खेलता था। माता का आंचल उपन्यास में कब का घटनाक्रम है? तो 1930 के दशक का घटनाक्रम है। लेखक को उनके पिता क्या कहकर पुकारते थे? तो भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक का असल में क्या नाम था? तो तारकेश्वर नाथ नाम था, लेकिन भोलेनाथ कहते थे उसके पिता। अमोला किसे कहते हैं? आम का उगता हुआ पौधा को अमोला कहते हैं। मृदंग कब बजती है? मृदंग जब लड़कों का संग होता है तब बजती है। अगला, लेखक बचपन से ही किसके गले लग गए थे? तो पिता के गले। भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे? तो भभूत का। लेखक भोलानाथ के पिता रामनामी बही में कितनी बार राम राम लिखते थे? तो 1000 बार राम राम लिखते थे। लेखक के पिता आटे की गोलियां किससे
आटे की गोलियां किसे खिलाते थे? तो मछलियों को खिलाते थे। तारकेश्वर नाथ के पिता सुबह सुबह क्या करते थे? पूजा करते थे। मैया कौन सा तेल भोलानाथ के सिर में डाल देती थी? सरसों का तेल डाल देती थी। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ की टोली में बड़ा बदमाश कौन था? तो बैजू सबसे बड़ा बदमाश था। ठीक, उसके बाद फिर व्याकरण में अब आते हैं। ठीक है, व्यवहारिक, व्याकरण, क्रिया भेद, अकर्मक और सकर्मक क्रिया, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको देखते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? तो पहले इसको समझ लेते हैं क्रिया क्या है ये सबको, उसके बाद ऑप्शनल क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द द्वारा किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, रेखा खेल रही है, तो किसी कार्य का करना या होना जहाँ बोध हो रहा है उसको क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया अथवा धातु क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। लिख, जा, रो, पढ़ आदि ये सब धातु है। ठीक है, मूल क्रिया अथवा धातु, मूल क्रिया या धातु एक ही बतवा है। ठीक है, तो क्रिया का मूल रूप जो है उसको मूल क्रिया या धातु कहते हैं। जैसे मूल रूप काम का क्या है? जैसे लिखना में लिख, जाना काम है तो उसमें जा, रोना काम है तो रो, पढ़, ये सब मूल क्रिया होता है, धातु इसी को कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? उदाहरण यानी स्पष्ट करें उदाहरण से। तो मुख्य रूप से क्रिया के दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कहते हैं वाक्य में जिस प्रकार के प्रयोग में क्रम की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दौड़ना, सोना, हंसना, रोना, उठना, जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होता है ना। यह क्रिया का फल प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, बच्चा हंस रहा है, रीता रोती है ना, तो डायरेक्ट किस पर पड़ रहा है? कर्ता जो कर रहा है उस पर पड़ रहा है प्रभाव, तो उसको अकर्मक क्रिया कहेंगे। इन वाक्यों में दौड़ने क्रिया का प्रभाव मोहन कर्ता पर पड़ रहा है, हंसने का प्रभाव बच्ची पर पड़ रहा है, रोने का प्रभाव रीता पर पड़ रहा है। इनमें कोई कर्म नहीं है, अतः ये क्रियाएं अकर्मक क्रिया है ना। तो अकर्मक क्रिया इसको, रोना धोना ये सब मतलब कोई का है, हंस रहा है, रो रहा है, तो इसमें कर्म नहीं है, यानी क्या कर रहा वो नहीं है ना। जैसे किताब पढ़ रहा है तो किताब कर्म हुआ, तो वो सब नहीं है, डायरेक्ट जो कर रहा है उस पर ये डिपेंड कर रहा है। सकर्मक क्रिया का है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग कर्म की आवश्यकता होती है इसमें। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती। जैसे पढ़ना, लिखना, देखना, खाना है ना, तो पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। लिख रहा है, क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है कि क्या लिख रहा है? देख रहा है तो मोबाइल देख रहा है कि टीवी देख रहा है, क्या देख रहा है ना। तो ये इसमें कर्म की भी आवश्यकता होती है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ तो पुस्तक कर्म है। ठीक है, रमेश रवि को बुलाया, रवि क्या है? कर्म है। वह चित्र बना रहा है तो चित्र क्या है? कर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद के नाम बताइए। तो कौन सा क्रिया? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो अकर्मक क्रिया है। अच्छा, इसमें सकर्मक क्रिया होगा। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सकर्मक क्रिया होगा। कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में, है ना, कर्म है इसमें, है ना। ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में कौन सा क्रिया है? तो इसमें ड्राइवर क्या चला रहा है? बस चला रहा है, तो कर्म जहाँ रहेगा उस सकर्मक क्रिया है ना। क्या कर रहा है वो पता चला, सकर्मक क्रिया। विक्रम उपन्यास पढ़ता है, उपन्यास पढ़ रहा है मतलब ये सकर्मक क्रिया है। बच्चा सो रहा है, इसमें तो कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया। अध्यापक कविता पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? कविता पढ़ रहा है क्या? कविता, तो सकर्मक क्रिया। क्या कर रहा है? सकर्मक क्रिया पता चले तो, है ना। बच्चा दूध पीता है, दूध पी रहा है, क्या पी रहा है? दूध, तो सकर्मक क्रिया है। बलवान व्यक्ति कुश्ती लड़ रहा है तो कुश्ती लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है? कुश्ती, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वह प्रतिदिन कई किलोमीटर दौड़ता है, कितना किलोमीटर पता नहीं, दौड़ता है, तो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, नरेश पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पता चल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। किशन बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन कहाँ दौड़ता पता नहीं, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, वह पानी पी रहा है, क्या पी रहा है? पता चल रहा है, इसीलिए सकर्मक क्रिया है, पानी पी रहा है ना। मनु दिन में सोता है, सोने का बात हो रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तुम कहाँ रहते हो, इस वाक्य में प्रस्तुत क्रिया का भेद बताइए। तो तुम कहाँ रहते हो, अकर्मक क्रिया है ना। रानी ने सांप को मारा, क्या चीज़ को मारा? सांप को, तो सकर्मक क्रिया। मोहन घर जाता है, कहाँ जाता है? घर जाता है। इस वाक्य में कौन क्रियापद है? क्रियापद कौन है? तो जाता है क्रियापद है। खिलौना किसने तोड़ा, क्रियापद बताइए। तो तोड़ा क्रिया है ना। किसान खेती कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताना है, तो कर रहा है, करना क्रिया है ना, कर रहा है। माली ने पके पके आम तोड़े,
क्रियापद, तो तोड़ना क्रिया है, तोड़े क्रिया होगा, है ना। वह रांची में रहता है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है, तो रहना, रहता है, ये क्रिया का पद है। मैं माँ भोजन बना रही है, तो बना रही है, ये क्रियापद है। सुरेश हंसने लगा, तो हंसना माने हंसने लगा क्या है, क्रियापद है। क्रिया कौन है, तो हंसने लगा। मैंने संदेश भिजवाया में क्रियापद बताएं, तो भेजवाया, भेजना क्रिया होता है, तो भेजवाया इसमें लिखा हुआ, भेजवाया क्रिया है। दिनेश ने खाना खिलवाया, खिलवाया इसमें भी बोला कौन कार्य है, तो खिलवाया कार्य है। जेब से चाकू निकाला, तो कौन कार्य है, निकाला कार्य है। वह प्रतिदिन कई मीटर दौड़ता है, तो क्या है, क्रिया, दौड़ता है क्रिया है इसमें, है। माली ने फूल तोड़े, इस वाक्य में कौन क्रिया है, तो कौन सा क्रिया है, तो फूल तोड़ा, कहाँ तोड़ा, फूल, तो सकर्मक क्रिया है। हम लोग टहल रहे थे, तो सकर्मक क्रिया है, कहाँ कर रहे थे, टहल रहे थे। आकाश में बादल घिर गए, इस वाक्य में क्रियापद कौन है, तो घिरना, घिर गए, घिर गए, घिरना कार्य है, क्रिया है। घिर गए यहाँ लिखा हुआ है, तो घिर गए क्रियापद है। तुम बहुत ही अच्छा गाते हो, इस वाक्य में क्रियापद, तो गाना क्रिया है, तो गाते हो क्रिया होगा। जज ने अपराधी को सजा सुनाई, इस वाक्य में क्रियापद कौन है, तो सुनाई क्रियापद है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं का भेद बताइए, कौन सा क्रिया उसका भेद बताना है इसमें। देखिए, मैंने उससे खत लिखवाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया है। आशा पुस्तक पढ़ रही है, सकर्मक क्रिया है। रोगी को देख लो, सकर्मक क्रिया है। किसको देखो, रोगी को। तुम अभी चल जाओ, तो अकर्मक क्रिया, कहाँ जाओ पता नहीं, अकर्मक क्रिया। कौन जा रहा है पता नहीं, तो अकर्मक क्रिया। नानी की कहानी सुनाई, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना, या सकर्मक क्रिया भी बोल सकते हैं इसको। रघुवन दिन भर सोता है, अकर्मक क्रिया। सलमान क्रिकेट खेलता है, सकर्मक क्रिया। क्या खेलता पता है चल रहा है, तो सकर्मक क्रिया। कथाकार कमलेश्वर नहीं रहे, अकर्मक क्रिया है। आज माँ ने पकवान बनाए, सकर्मक क्रिया है। सुमित कुमार सो रहा है, तो अकर्मक क्रिया है। सौम्या ने खिलौना तोड़ दिया, सकर्मक क्रिया। मनीष फल खाती है, सकर्मक क्रिया। वह रांची में रहता है, अकर्मक क्रिया है। किसान खेती करता है, सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखे, तो क्रियापद को छांटना और क्रिया का भेद लिखना है इससे, ठीक है। एक सफ़ेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे, तो मारे बैठे ये क्रियापद हुआ, और सकर्मक क्रिया, कैसा क्रिया, सकर्मक। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया, तो दिखाया, और सकर्मक क्रिया होगा इसका आंसर। खाली बैठे कल्पना करते रहने से पुरानी आदत है, बैठे और करते रहना, दो क्रिया है। कौन सा क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, तो खरीदे होंगे क्या है, क्रिया है। कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया है। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, तो गोद कर पूर्वकालीन क्रिया है, और काटे निकालना सकर्मक क्रिया है। सुरेश बच्चे को सुला रहा है, सुलाना क्रिया है, सकर्मक क्रिया। सृष्टि समाचार पत्र पढ़ रही है, पढ़ती है, तो पढ़ती क्रिया है, और सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इतना सा काफ़ी है ना, इतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिया का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे आते हैं अव्यय और इनकी अवकारी शब्द। अव्यय से देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट। अव्यय क्या होता है, तो वे शब्द या रूप जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। माने कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, जीन क्या है, रूप क्या है, वचन क्या है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे अधिक, लड़का हो या लड़की हो, अधिक यूज होता है। प्रति, के बिना, वाह, ही, तो ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। रूप, जिन पर लिंग, वचन, कारक, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसको, है ना। अव्यय का भेद देखते हैं। अव्यय का 5 प्रकार का होता है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, विषयम्य बोधक और निपातिक होता है। तो क्रिया विशेषण क्या है, तो जिस शब्द में किसी क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, दाहिना, अधिक, निकट, प्रतिदिन, आज, लगातार, ये सब क्रिया का विशेषता पता चल रहा है। क्रिया की विशेषता प्रायः 4 प्रकार से बताई जाती है, अतः क्रिया विशेषण के 4 भेद है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस सबसे क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद है, तो क्रिया विशेषण अव्यय में क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद है। अच्छा, एमसीक्यू अभी नहीं, इसका आंसर दीजिए। 4 भेद है, कौन, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, रीतिवाचक। समुच्चय बोध अव्यय की सोदाहरण परिभाषा दे, मतलब उदाहरण सहित। तो जो अव्यय पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण, और, की, अथवा, क्योंकि, इसलिए इत्यादि। अब देखिए एमसीक्यू इसका, उसकी हालत बहुत खराब है, क्या हो रहा है, बहुत खराब है, सही अव्यय बहुत खराब है। बालक चांद की खालिस्तान देख रहा है, तो चांद की ओर देख रहा है। रमेश कल यहाँ आएगा, यहाँ भराएगा इसमें, ठीक है। पिता
पुत्र घूमने जा रहे, पिता और पुत्र होगा, और पहला प्रश्न करे दूसरा अथवा दूसरा, पहला प्रश्न करे अथवा दूसरा, अथवा भराएगा हैं। खूब मन लगा कर पढ़ो और ताकि परीक्षा में प्रथम लाओ, है ना, ताकि भराएगा। मैंने पुकारा तुमने सुना नहीं, लेकिन तुमने सुना नहीं, लेकिन भराएगा, ठीक है। वह जल्दी चला गया ट्रेन पकड़ सका, इसलिए ट्रेन पकड़ सका, जल्दी चला गया इसलिए ट्रेन, नहीं तो देरी करता तो छूट जाता। मैं उसके विचार से खाली स्थान सहमत हूँ, तो क्या होगा, पूर्णतः सहमत हूँ। वह डैश आलोचना ही करता है, सदा हमेशा आलोचना ही करता है ना। पता नहीं वह खाली स्थान चला गया, पूछे बिना चला गया। अच्छे चरित्र जीवन निरर्थक है के बिना, है ना, के बिना जीवन निरर्थक है। खाली स्थान बोले कोई सुन लेगा, धीरे बोले हैं कोई सुन लेगा। अगला है खाली स्थान क्या छक्का मारा है, वाह क्या छक्का मारा है, ठीक है। रमेश अब तक पढ़ रहा है, तक बढ़ाएगा। आज धन खाली स्थान कोई नहीं पूछता, धन के बिना कोई नहीं पूछता, ठीक है। पेट्रोल खाली स्थान कार नहीं चला सकती, पेट्रोल के बिना कार नहीं चला। उसके खाली स्थान तुम कहीं नहीं जा सकता, तो उसके बिना। वह रात और दिन मेहनत करता है, तो और भराएगा इसमें, ठीक है। मैंने खाली स्थान आगरा जाऊंगा, मैं खाली स्थान आगरा जाऊंगा, मैंने कल आगरा जाऊंगा मैं, है ना। धीरे धीरे पद कौन अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रतिदिन पद में अव्यय कौन सा है, तो क्रिया विशेषण है, इसलिए पद में कौन अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है। निम्न में कौन समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, अथवा। निम्न में कौन समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, क्योंकि। अव्यय कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। थोड़ा पद में कौन अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय है। रिक्त स्थान को भरिए, चलिए खाली स्थान भी देख लेते हैं फटाफट। खाली स्थान तुमने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, है ना, शाबाशी देते हैं। मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं बल्कि प्रशंसा की है, बल्कि भराएगा। इस दुकान खाली स्थान में होगा, इस दुकान की ओर मत जाना, है ना, की ओर मत जाना। तुम खाली स्थान उठे, तुम कब उठे, कब भराएगा। अनुराग अब पूर्णतः स्वास्थ्य, मतलब पूरा सही है। मैं खाली स्थान आगरा जाऊंगा, मैं कल आगरा जाऊंगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हो गया। और भी है यहाँ पे देखिए, खाली स्थान आज वर्षा होगी, होती, काश हो रहेगा, काश आज वर्षा होती। अनुराग खाली स्थान विद्यालय जाता है, कब विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है ना। मैं उसके विचार से खाली स्थान सहमत नहीं हो, तो बिल्कुल सहमत नहीं हो। कितनी सुंदर झील है, वाह क्या कितनी सुंदर झील है ना। धन को कोई नहीं पूछता, धन को यहाँ कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तुम खाली स्थान बाजार जाओ और दवा लेकर आओ, तो तुम अभी बाजार जाओ और दवा लेकर आओ, इस तरह से भराएगा। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के ऊपर गर्व करते, के ऊपर भराएगा। वाह बाहर जाने खाली स्थान मुझसे मिलना, जाने के लिए मुझसे मिलना, है ना। जो खाली स्थान खाते रहते हैं वह स्वस्थ नहीं रहते, लाइट चलिए। जो अधिक खाते रहते वो स्वास्थ्य नहीं रहते। खाली स्थान तुम्हें क्या हो गया है, अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। मैं वयस्क था, तुम्हारे घर ना आ सका, इसलिए तुम्हारे घर नहीं आ सका, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आते हैं, अब रचना की दृष्टि से वाक्य भेद, वाक्य पर आते हैं। वाक्य विचार, वाक्य किसे कहते हैं उसको पहले समझते हैं। ऐसा सार्थक शब्द या शब्द समूह जो व्यवस्थित तथा पूर्ण आशय प्रकट करे वाक्य कहलाता है। अर्थात जिस शब्द समूह से वक्ता अपने भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सके, वाक्य के अंत में समापिका होती है, जैसे सोहन पड़ता है। मतलब वाक्य किसको कहेंगे, जिसमें पूरा स्पष्ट पता चल रहा है क्या हो रहा है, क्या कुछ पता चले, है ना। जैसे सोहन पड़ता है, तो सोहन पड़ रहा है भाई, वाक्य है। रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना या बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार का होता है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में उद्देश्य और एक ही विधेय पाया जाता है, अथवा जिस वाक्य में एक ही समापिका का क्रिया होता है, माने एक वो काम होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैदान में खेल रहे, बच्चे मैदान में खेल रहे, तो खेलने का काम खाली हो रहा है। पानी बरस रहा है, बरसने का काम हो रहा है। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, रक्षा करने का काम हो रहा है। संयुक्त वाक्य से कहते हैं जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़ा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आप चाय पियेंगे या शीतल, तो 2 वाक्य है, चाय पियेंगे या शीतल, माने चाय या ठंडा पियेंगे। मैं अभी आपके साथ चलता, किंतु के साथ यहाँ एक और जोड़ा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो 2 वर्ड हो गया इसमें, 2 वाक्य हो गया इसमें, ठीक है। मिश्र वाक्य किसको कहते हैं, तो उदाहरण देकर बताना है। तो मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य आपस में इस प्रकार जुड़े हैं जिनमें उनमें कोई एक उपवाक्य प्रधान होता है और शेष उपवाक्य उसमें आश्रित होता है, उन्हें मिश्र वाक्य, माने एक दूसरे पर डिपेंड है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, किसने कहा, तो मालिक ने कहा, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। प्रधान उपवाक्य मालिक है और आश्रित है कल छुट्टी, छुट्टी किस पर आश्रित है, मालिक पर। अब इसका सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन में आते हैं, सही छात्र, यही छात्र कक्षा में प्रथम आएगा, यह क्यों नहीं होता, कौन सा वाक्य है, तो सरल वाक्य है, 1 लाइन का है।
हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो इसमें 2 वाक्य है और ये डिपेंड कर रहा है हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भर किस पर, हमारा उद्देश्य पर डिपेंड कर रहा है। तो मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो अवश्य सफल होता है, 2 है मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, तो 2 और से जुड़ा हुआ है, किंतु परंतु और से जुड़ा हुआ रहे तो संयुक्त वाक्य है ना। और प्रातः काल हुआ और चिड़िया और से जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य हो गया। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, कैसे व्यक्ति परिश्रमी, तो सरल वाक्य है ये। जहाँ तुम पढ़ते हो वहीं मैं पढ़ता हूँ, तो 2 वाक्य है तो मिश्र वाक्य हो गया। नीचे गिरने से प्याला टूट जाता है, तो सरल वाक्य है, सीधा वाक्य है ना। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, तो 2 वाक्य है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं उसका जन्म स्थान नहीं जानता, इस सरल वाक्य है, सीधा साधा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, 2 है तो मिश्र वाक्य, 2 रहेगा तो मिश्र वाक्य, लेकिन और किंतु परंतु ये सबसे जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। रमेश आया और मोहन चला गया, तो और से जुड़ा हुआ संयुक्त वाक्य। वह मुझे आने के लिए कहता है, तो सीधा साधा सरल वाक्य हो गया। जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आया, कब वर्षा, 2 वाक्य है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और गायब हो गया, तो और जुड़ा हुआ है तो संयुक्त वाक्य। जो विद्यार्थी परिश्रम होता है वे उन्नति होते हैं, 2 है तो मिश्र वाक्य। उसने खाना खाया और सो गया, और जुट रहा है इसलिए संयुक्त वाक्य, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए। तो चलिए सब एक ही टाइप का है, इतना कर ली हो गया, काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ उत्तर देने वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। मुझे एक व्यक्ति मिला जो सुस्त था, सरल वाक्य में बदलना है, तो मुझे एक सुस्त व्यक्ति मिला, इस मिश्र वाक्य, मुझे एक व्यक्ति मिला जो सुस्त था, तो सरल, मुझे एक सुस्त व्यक्ति मिला। वो यह वही बच्चा है जिसे कुत्ते ने काटा था, तो ये इस बच्चे को कुत्ते ने काटा था। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, तो छतरी वाले आदमी को बुलाओ, सीधा साधा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में बदल सकते हैं इस तरह से। वह घर गया और काम करने लगा, तो वह घर जाकर काम करने लगा है। सचिन अच्छा खिलाड़ी है लेकिन कभी कभी नहीं खेल पाते, तो सचिन अच्छा खिलाड़ी होने पर भी कभी कभी नहीं खेल पाते हैं। परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, इसको मिश्र वाक्य में बदलना है, तो जो लड़के परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, 2 वाक्य में बदल देना है। सफ़ेद कमीज वाले छात्रा को यह कलम दे देना, तो यह कलम उस छात्रा को दे दो जो जिसने सफ़ेद कमीज पहना है, तो इस तरह से होगा। गली में शोर होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए, मिश्र वाक्य में बदलना है, तो ज्यों ही गली में शोर हुआ तो ही लोग घर से बाहर निकल गए, तो 2 वाक्य बना देना है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का वाक्य बना लीजिएगा। आगे देखते हैं वाच्य, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य, इस पर क्वेश्चन। मैं भोजन कर रहा हूँ, वाच्य का प्रकार बताना है, तो कर्तृवाच्य। दूध पिया जा रहा है, कौन सा वाच्य, तो क्रमवाच्य है। छत पर कैसे सोया जाएगा, भाववाच्य है। राहुल से दौड़ा नहीं जाता, भाववाच्य है। चिड़िया से उड़ा नहीं जाता, भाववाच्य है। यह लेख मेरी बहन ने लिखी, क्रमवाच्य है। निहारिका पढ़ रही है, कर्तृवाच्य है। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इसको बदलना है, तो लाठीचार्ज किया। मुझसे अब चला नहीं जाता, कृतवाच्य में परिवर्तन करना है, मैं अब चल नहीं सकता। राजा द्वारा प्रजा को कष्ट दिया गया, तो इसको भी बदलना है, तो इसका होगा राजा ने प्रजा को कष्ट दिया। दिलीप दौड़ा, भाववाच्य में बदलना है, तो दिलीप से दौड़ा गया। मोहन चल नहीं सकता, तो मोहन से चला नहीं जाता, भाववाच्य में बदलना है। निम्नलिखित में कौन भाववाच्य वाला वाक्य है, उसको छांटना है, तो सोहन से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य वाला शब्द है। निम्नलिखित में क्रमवाच्य वाला वाक्य छांटे, तो तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा, ये क्रमवाच्य हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कर्तृवाच्य वाला छांटिए, इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, निम्नलिखित कौन क्रमवाच्य नहीं है, आइए अब चला जाए, तो ये क्रमवाच्य नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्रमवाच्य का क्वेश्चन हो गया, इतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। और कुछ देख लेते थोड़ा सा लिखने वाला। मुझसे हंसा नहीं जाता, इसको बदलना है, मैं हंस नहीं सकता। मुझसे सहा नहीं जाता, मैं सह नहीं सकता, कृतवाच्य में बदलना है। मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, मैं पत्र नहीं लिख सकता। सुमित द्वारा कविता पढ़ी गई, सुमित ने कविता पढ़ी, ठीक है, इस तरह से बदल दीजिएगा। आगे क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं, समास में आते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको दिखा रहे हैं। समास यथाशीघ्र किस प्रकार का समास है, तो ये अव्यय भाव समास है, अव्ययी भाव समास है।
प्रत्येक किस प्रकार का समास है? तो प्रत्येक जो है वो अवयवी भाव समास है। ये भी निसंदेह किस प्रकार का समास है? अवयवी भाव समास है। यथाशक्ति किस प्रकार का समास है? तो ये भी अवयवी भाव समास है। ग्राम सेवक कैसा समास है? तत्पुरुष समास है, यानी पुरुष कोई पर्सन का बात हो रहा है। गंगा जल किस प्रकार का समान है? तो इसमें भी कोई चीज़ का बात हो रहा है तो तत्पुरुष समास है। मृग शावक किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष समास है। न्यायालय किस प्रकार का? तत्पुरुष समास है। ठीक है। वनमाली की समासिक शब्द है, किस प्रकार का समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। चंद्रमुखी कैसा समास है? कर्मधार्य। जड़मत्ती कैसा है? तो कर्मधार्य। चरण कमल कैसा है? तो ये भी कर्मधार्य समास है। नेत्र कमल कैसा है? तो कर्मधार्य समास है। नील कमल कैसा है? तो कर्मधार्य समास ये भी है। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं समास विग्रह और समास के भेद यहाँ लिखना है। भरपेट, पेट भरना, इसका विग्रह करेंगे तो पेट भरकर। भरपेट माने पेट भरकर, अवयवी भाव समास है। आजन्म, आजन्म माने जन्म से लेकर के, तो अवयवी भाव समास है। दिनों दिन माने दिन दिन या प्रत्येक दिन, अवयवी भाव समास है। रातों रात माने रात रात में या रात ही रात, अवयवी भाव समास है। प्रति मास यानी मास मास, महीने महीना, तो ये अवयवी भाव समास है। घर घर यानी प्रत्येक घर, अवयवी भाव समास है। गलत गलत यानी गलत ही गलत, अवयवी भाव समास है। यथोचित यानी जो उचित हो, अवयवी भाव समास है। मालगाड़ी, माल ढोने वाली गाड़ी, तत्पुरुष समास है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तत्पुरुष समास है। जन्मांध, जन्म से अंधा, तत्पुरुष समास है। राजपुत्री, राजा की पुत्री, तत्पुरुष समास है। घुड़दौड़, घोड़ों का दौर, तत्पुरुष समास है। दानवीर का होगा दान में वीर, तत्पुरुष समास है। देश सेवा, देश की सेवा, तत्पुरुष समास है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास है। राजभाषा, राज्य की भाषा, तत्पुरुष समास है। उसके बाद आत्मविनाश, आत्मा का विनाश, तत्पुरुष समास है। पदलित, पद से दलित, तत्पुरुष समास है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कर्मधार्य समास है। ठीक है। और देखते हैं समास। नील गाय, नीली गाय, नीली है जो गाय, तो कर्मधार्य समास है। नीलकमल, नीला है जो कमल, कर्मधार्य समास है। मिग्र नयन, मिग्र है के समान नयन, कर्मधार्य समास है। मेघनाद, मेघ के समान नाद, कर्मधार्य समास है। महामानव, मानव महान मानव, कर्मधार्य समास है। घनश्याम, घन के समान श्याम, कर्मधार्य समास है। भक्ति सुधा, भक्ति रूपी सुधा, कर्मधार्य समास है। महादेव, महान देव, कर्मधार्य समास है। ठीक है। अनेकार्थी शब्द यानी अनेकार्थी शब्द, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो उसका क्वेश्चन देखते हैं। पतंग का अर्थ होता है सूर्य और दूसरा, पतंग का अर्थ सूर्य और दूसरा गुड्डी। अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, अंबर का वस्त्र होता है, तो दूसरा आकाश भी होता है। ठीक है। पतंग का अर्थ सूर्य भी होता है और गुड्डी उड़ाते हैं ना, गुड्डी उड़ाते बोलते हैं पतंग उड़ाना को। और अंबर का एक वस्त्र भी होता है पहनने वाला, और आकाश भी, मतलब दो मतलब होता है। ठीक है। घटा का एक अर्थ होता है घटना, है घटना घटने वाला, और वो होता है बादल बरसने वाला, है दो अर्थ। फल का एक अर्थ होता है परिणाम, है ना, तो इसका अच्छा फल मिलेगा, यानी परिणाम अच्छा मिलेगा, वो खाने वाला फल भी होता है। वृत्ति का अर्थ होता है पेशा, मतलब उसका कैसा वृत्ति है, उसका स्वभाव हो जाएगा भी, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। पेशा क्या है या स्वभाव, दोनों होगा। निम्न में कौन अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो अंबर का वस्त्र होता है, आकाश होता है, कपास होता है, लेकिन धरती नहीं होता है, तो धरती हो जाएगा। कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं है, कौन नहीं है? उजाला नहीं है। कृष्ण का काला होता है, श्री कृष्ण हो सकता है, 15 दिनों का पक्ष हो सकता है, लेकिन उजाला नहीं हो सकता है। निम्न में कौन गुरु का अनेकार्थी शब्द नहीं है? गुरु का पर्वत नहीं है। निम्न में कौन चंचला का अनेकार्थी शब्द नहीं है? चंचला का आग नहीं है। निम्न में कौन शब्द वंश का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो वंश का कुल है, बांस है, जाति है, कंस नहीं है। ठीक है। विधि का निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, विधि का संपत्ति नहीं है। कौन नहीं है अनेकार्थी, उसको बताना है। निम्न में कौन नाक का अनेकार्थी शब्द है? बताना इसमें, तो नाक का नासिका है। निम्न में कौन जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है? नहीं है तो जोड़ नहीं है ना, जड़ मतलब जोड़ नहीं होता है। योग का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो घटाओ, योग माने जोड़ हो सकता है, लेकिन घटाओ नहीं। निम्न में मित्र का सही अर्थ है, मित्र का सही अर्थ दोस्त होता है। निम्न में कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है? कनक का कंगन सही अर्थ नहीं है। निम्न में हार का सही अर्थ क्या है? तो हार का माला सही अर्थ हो जाएगा, हार, माला वाला हार। निम्न में कौन अग्र का सही अर्थ नहीं है? तो निशाना अग्र का नहीं है सही वर्ड। निम्न में कौन प्रकृति का सही अर्थ है? तो कुदरत।
निम्न में कौन योग का सही अर्थ नहीं है? योगी सही अर्थ नहीं है, ठीक है। आदि का सही अर्थ है आरंभ, प्रारंभ, है ना, आदि का प्रारंभ। अली का कौन सा अर्थ सही नहीं है? तो अली भौरव से कली नहीं है, ठीक है। उपचार का सही अर्थ है इलाज। निम्न में आर्य का सही अर्थ नहीं है, तो आर्य का आय नहीं है सही अर्थ। नायक का सही अर्थ नहीं है, नाई नहीं है, ठीक है, इसका सही अर्थ। निम्न में सुमन का सही अर्थ नहीं है, सुमन का सही अर्थ है बोल रहा है, तो सुमन मतलब फूल होता है, तो फूल सही अर्थ है। निम्न में कौन घट का अनेकार्थी नहीं है? तो बादल नहीं है, घटा रहता तो बादल होता, ठीक है। श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो श्याम नहीं है। निम्न में खुशी का सही अर्थ है आनंद। निम्न में कौन सा रंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है? रंग का अनेकार्थी शब्द घृणा नहीं है, ठीक है। चलिए अनेकार्थी शब्द और देख लेते कुछ कुछ। अंक का होता है संख्या, अध्याय, गोद। 3 होता है अंबर का वस्त्र, आकाश का पास, अमर का शाश्वत देवता, अर्थ का धन, आशय, उद्देश्य, अपेक्षा का आवश्यकता, तुलना में, अली का भौरा, कोयल, सखी, अवधि का सीमा, निर्धारित समय, अग्र का लक्ष्य, आगे, पहला, अगला, नोक, शिखर, इतना इतना मीनिंग होता है, ठीक है। अक्षर का ईश्वर, नष्ट ना होने वाला, आदि का प्रारंभ, वगैरह वगैरह में आदि का प्रयोग करते हैं। आम का सामान्य एक फल भी है, और सामान्य को भी आम लोग, सामान्य लोग। आस्था, सहारा, विश्वास, निष्ठा, स्थिति होने की आवश्यकता, ईश्वर, स्वामी, भगवान, आत्मा। उत्तर का जवाब, उत्तर दिशा भी होता है। कर का हाथ, करने की क्रिया, टैक्स, किरण। कनक का सोना, धतूरा, गेहूँ। कटक का सेना, शिविर, समूह, पैर का कड़ा, सैनिक, ये सब। काल का समय, मृत्यु, दोनों होता है। कुल का खानदान, समस्त, घर, गोत्र। खग का पक्षी, आकाश। ग्रहण का दोष, लेना, सूर्य चंद्र ग्रहण। गुरु का बड़ा, भारी, शिक्षक, छांद में 2 मात्राओं का वर्ण को भी गुरु कहते हैं। घटा का बादल होता है, घटना होता है। घट का घड़ा होता है, शरीर होता है। घन का बादल होता है, बड़ा हथेला होता है, हथौड़ा होता है, घन बोलते हैं हम ना, घना मारते हैं। चंचला का बिजली, लक्ष्मी, नवयौवना होता है। जड़ का अचेतन, मूर्ख, वृक्ष का मूल, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब इतना सा देख लीजिएगा, इतना काफ़ी है, ठीक है, या और थोड़ा सा देख लीजिए। तार का, चलिए आगे देख लेते हैं। तार का टेलीग्राम, उद्धार, लोहे की तार, चाशनी की तार। नायक का नेता, मार्गदर्शक, सेनापति। पतंग का सूर्य, एक कीड़ा, गुड्डी। पय का दूध, पानी, अमृत। पट का कपड़ा, पर्दा, द्वार। पानी का जल, चमन, सम्मान। पूर्व का पहले, एक दिशा, माने पूरब का नाम है, पूरब दिशा है। पृष्ठ का पन्ना, सतह, शरीर का पिछला भाग। और प्रकृति का स्वभाव, कुदरत, मूलावस्था। पत्र का चिट्ठी, पन्ना, पता और समाचार पत्र। फल का नतीजा, तीर का अगला भाग, फलवार की धार है। भूत का बीता हुआ, प्रेत, प्राणी। मधु का शहद, मीठा, शराब, वसंत ऋतु। मुद्रा का भाव, मोहर, सिक्का। योग का जोड़, व्यायाम, मेल, ध्याय। रस का स्वाद, आनंद, सार। लक्ष्य का उद्देश्य, निशाना। वर का श्रेष्ठ, पति, दूल्हा। विधि का नियम, कानून और ब्रह्मा या रीति। विरीति का पेशा, कार्य, स्वभाव। सूत का धागा, सारथी। हरि का विष्णु, सूर्य, इंद्र, सिंह, सर्प। हार का माला, पराजय, दोनों होता है, ठीक है। चलिए अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। तो चलिए कुछ यहाँ पे पैसेज दिया हुआ रहेगा, पैसेज पढ़ के लिखना है। तो पैसेज बात तो खैर पढ़ के लिख लीजिएगा, इसको बताने की जरूरत नहीं। पैसेज लिखा हुआ रहेगा, वहाँ से खोज के लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो पैसेज पार कर दे रहे। पैसेज को तो देख के लिख ही सकते हैं, इसलिए पैसेज को हटा दे रहे हैं अभी। पैसेज को देख के लिख ही सकते हैं, पैसेज दिया हुआ रहेगा, इसलिए पैसेज को हटाते हैं। पैसेज को हटाते हैं। चलिए काव्यांश वाला देख लेते हैं, ठीक है। वो पैसेज, कहानी वाला पैसेज जो था उसको आप कहानी से देख के बना सकते हैं, लेकिन काव्यांश वाला दिक्कत होगा, है ना, कविता वाला दिक्कत होगा कविता वाला पैसेज में। तो कविता वाला पैसेज को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए एक कविता दिया हुआ है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरों का है वेद देशा श्यामतन। फूल लेकर तितलियां को गोद में भौरों
को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों से निराले ढंग से। तो ये इस तरह का कविता है एक। इस कविता का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फूल किसे अपने मधुर रस का पान कराता है? तो भंवरों को कराता है। तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो फूल लेता है। एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं? तो फूल और कांटे दोनों एक ही जगह में जन्म लेते हैं। किसके अंगुलियों को छेद कौन कर देता है? किसी की अंगुली को छेद कांटा कर देता है। सबकी आंख में कौन खटकता है? कांटा खटकता है। संकटों से वीर घबराते नहीं, अगला दोहा है। आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किए, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को ना इससे वास्ता। तो इस तरह का कविता है। कविता पूरा नहीं पढ़ते रहेंगे, इतना कविता से आपको पकड़ ही लीजिएगा। इसका क्वेश्चन में आते हैं, संकटों से कौन घबराते नहीं है? तो वीर नहीं घबराते। इस पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता था? तो कर्मवीर हो सकता है। असंभव किनका शब्द है? तो कायरों का शब्द होता है असंभव। व्यर्थ का क्या अर्थ होता है? व्यर्थ माने बेमतलब, बेकार, है ना। कठिन पंथ को देखकर कौन सदा मुस्काते हैं? तो कर्मवीर। चलिए अगला दोहा देखते हैं। दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव के, तन में शक्ति अजय अपार। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल ही नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे, और प्रज्वलित प्राण देश क्या कभी मरेगा मारे। तो इस तरह का ये एक कविता है। इसका क्वेश्चन में आते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कलम और तलवार को मनुष्य की किन शक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया है? वे है मन के भाव और शारीरिक बल। ये ऑप्शन होगा। हिंस जीव से बचने के लिए क्या चाहिए? तलवार चाहिए। कलम देश की कैसी शक्ति है? तो बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति है कलम का पावर, है ना। कलम किसके जलते अंगारे पैदा करती है? तो विचारों के। हलाहल शब्द का क्या अर्थ है? तो विष, है ना। उसके बाद एक और दोहा देखते हैं। जीवन दीप जले, जीवन दीप जले ऐसा, सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले। इसी सत्य पर रामचंद्र ने राजपाट सब त्याग दिए, छोड़ अवध माया की नगरी, कानन को प्रस्थान किया, सुख वैभव को लात मारकर कष्टों का सहवान किया। तो इस तरह का ये दोहा एक है। इस दोहा का क्वेश्चन में आते हैं, किसने सुख वैभव को लात मारकर कष्टों का सहवास किया? रामचंद्र ने। किस मानव का जन्म सफल हो जाता है? तो परहित जीने वाले का सफल हो जाता है। जीवन दीप जलने से जब जग से सब जग को क्या मिलती है? ज्योति मिलती है। श्री कृष्ण किसकी हर पंक्ति पंक्ति में अर्जुन को समझाते हैं? गीता की। कृष्ण के स्वयं किसका मार्ग अपनाए? कि कृष्ण ने स्वयं किसका मार्ग अपनाया? तो लोक कल्याण का मार्ग अपनाया। मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख को खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। तो इस तरह का ये दोहा एक है। इस दोहा का क्वेश्चन में आते हैं, लगातार दुख से कौन टूट जाता है? तो मनुष्य टूट जाता है। घन में क्या ओझल हो जाता है? तो शशि ओझल हो जाता है। इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो सुख दुख हो सकता है, इसका शीर्षक है ना, हेडिंग। सुख दुख में के मधुर मिलन से यह जीवन क्या हो जाता है? तो परिपूर्ण हो जाता है। चीर का अर्थ क्या है? तो दीर्घ है, ठीक है। अगला इस तरह का एक दोहा है, पक्षी और बादल। ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इस तरह का कविता है। भगवान ने के डाकिए कौन है? तो पक्षी और बादल आंसर होगा। एक देश की धरती दूसरे को क्या भेजती है? तो सुगंध भेजती है। डाकिया शब्द में ईया क्या है? तो ईया प्रत्यय है, ठीक है। ईया प्रत्यय लास्ट में लगता है। प्रत्यय को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो प्रकृति को कुछ रूप में संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या बाँचते हैं? चिट्ठियाँ बाँचते हैं, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान इसी में भरना है। भगवान को डाकिए एक महादेश से दूसरे महादेश जाते हैं। एक देश को धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। इस तरह का कविता है। इस कविता का क्वेश्चन में आते हैं, कवि किसके प्रति समर्पित होने की बात कर रहा है? तो मातृभूमि। थाल में भाल
सजाकर लाने की बात किसके लिए कही गई है, तो समर्पण के लिए कही गई है। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है, तो सर्वस्व समर्पण का संदेश देता है। भाल पर क्या मलने को कहा गया है, तो चरणों की धूल मलने को कहा गया है। कवि के अनुसार किसका बहुत ज़्यादा ऋण उनके ऊपर है, तो मातृभूमि का ऋण कर्जा है ना। हे मातृभूमि मुझ पर तेरे ऋण का बोझ बहुत है। ठीक है, इस तरह से खाली स्थान होगा। हे मातृभूमि मेरी उम्र पर प्रत्येक क्षण की तुम्हारी सेवा में अर्पित है। क्वेश्चन अगर इसका लिखने वाला है तो क्या आ सकता है, कवि अपनी मातृभूमि का ऋण कैसा चुकाना चाहते हैं, तो इस कविता कि कवि अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले देशभक्त है। वे अपनी मातृभूमि को सब कुछ अर्पित कर देना चाहते हैं, फिर भी उन्हें संतोष नहीं हो रहा है। उनका मानना है कि मातृभूमि का बहुत ज़्यादा ऋण उनके ऊपर है, जिसे वे स्वयं को बलिदान करके भी चुकाना चाहते हैं ताकि मातृभूमि की रक्षा हो सके। कवि अपनी मातृभूमि को क्या क्या समर्पित करना चाहते हैं, तो कवि अपनी मातृभूमि को अपना मन, अपना तन, अपना जीवन, अपना गान, अपना प्राण, अपने रक्त का कण-कण, अपना स्वप्न, अपने प्रश्न तथा अपनी आयु का एक एक क्षण अर्थात कवि अपना सर्वस्व में समर्पित करने सब कुछ समर्पित करना चाहता है। ठीक है, चलिए इस तरह से कविता दिया हुआ रहेगा और कविता से क्वेश्चन आंसर लिखने को आएगा, तो कविता से भी आप क्वेश्चन आंसर लिख ही लीजिएगा, पैसेज जैसे इसका भी रहेगा। आगे बढ़ते तो चलिए, ये सब था MCQs है ना। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सबका बेड़ा पार हो सके। तो इसमें जितना MCQ था, पूरा किताब, पूरा कविता, जितना भी दोनों किताब का जितना MCQ हो सकता था सभी MCQ दिखाने का प्रयास करें। और ये सब जो दोहा है ये सब तो खैर लिखा हुआ रहेगा, उससे देखकर लिखना है, इसलिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक और वीडियो लेकर आते हैं, उसमें सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सब्जेक्टिव भी करें तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को भी दिक्कत होगा, इसलिए MCQ ही यहाँ रहने देते हैं। एक और वीडियो रहेगा, अभी जस्ट थोड़ा देर में एक और वीडियो मिल जाएगा, अगर अभी तुरंत आप देख रहे होंगे तो। अदरवाइज अगर थोड़ा लेट से देख रहे होंगे तो दोनों वीडियो अपलोडेड होगा, देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसका, है ना, उसका वीडियो का। तो दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से पार हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा मार्क्स गेन जरूर होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।